हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो पुरानी वीडियो आई थी जिसमें कि हमने क्लास 12th फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके एसी करंट तक। आज उसी वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें कि हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और सेमीकंडक्टर तक के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया था। ठीक है, हम जैसा कि एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ रहे हैं और वीडियो को इस तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके फॉर्मूले के साथ साथ हम आपको सिर्फ फॉर्मूले की लिस्ट प्रोवाइड ना करें, उसी के साथ साथ में हम एक ऐसा डिस्कशन करें कि जिससे कई सारे ऐसे टॉपिक जिनको कि आप रिवाइज करना भूल जाते हैं वो भी एक तरीके से बीच बीच में रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप एक कॉपी और एक पेन निकाल के बैठ जाइए। हम रे ऑप्टिक्स से अभी फॉर्मूले बनाने स्टार्ट कर रहे हैं और रे ऑप्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ में ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कई सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है और फार्मूले में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है और कई बार तो हमें ये भी नहीं पता है कि कितने फार्मूले हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें रे ऑप्टिक्स को दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, पहला पार्ट है आपका मिरर और दूसरा पार्ट है आपका लेंस। तो अगर मैं मिरर में बात करूं, मिरर आपके दो तरीके के होते हैं। पहली बात तो एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। पहले तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, ये कैसा, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये कैसा मिरर होगा, डाइवर्जिंग। जबकि जो कॉनकेव होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग। पहली बात, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है एफ, वो पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है, जबकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में लिया जाता है। देखिए, ये सभी बारीकियाँ भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको फॉर्मूला तो लिखा दूँ बट आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चले। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो अपने को तब रियलाइज होते हैं जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये चीज़ सीखी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला बनता है मिरर फार्मूला, जो कि होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मिरर फार्मूले के साथ ही एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकलता है, m बराबर, आपने सुना होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और v अपॉन यू को साइन कॉन्वेंशन के साथ लिया जाता है। साइन कॉन्वेंशन बनाने आपने सीखे होंगे कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड वाला सभी पोर्शन नेगेटिव माना जाता है जबकि राइट हैंड साइड वाले जितना भी आपका पोर्शन होगा उसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक हो गया, चलिए। और यहाँ पर हमने मिरर के रिगार्डिंग एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, तीसरा, f इक्वल टू r बाई टू, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर किसी मिरर का रेडियस 50 है तो उसका फोकल लेंथ आधा यानी कि 25 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा मिरर का सेगमेंट खत्म होता है और इसके बाद आ जाता है आपका लेंस का पोर्शन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लेंस में देखिए, सबसे पहले अगर हम लेंस की बात करें, हमें पहले पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम में तो भाई फिक्स है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक चीज कह सकते हो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। इसीलिए रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। कई बार एक एमसीक्यू पूछ सकता है कि मान लीजिए कि दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और एक का ये है, कहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। मैंने कहा था कि हर एक फार्मूले से न्यूमेरिकल नहीं बनाए जाते, कुछ फार्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी होते हैं, उन्हीं में से एक ये है। ये चौथा है। पांचवा हम अगर बात करें तो स्नेल्स लॉ, जिसके बिना रिफ्रैक्शन पढ़ना अधूरा है, क्योंकि होता है साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि एक रे ऐसे जा रही है, तो ऐसे करके उसका रिफ्रैक्शन हो गया, जहाँ से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1 और जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है μ2 अपॉन जिससे रे जा रही है μ1। तो इसको रट मत देना μ2 अपॉन μ1। हो सकता है कि एग्जाम में अगर μ2 से जा रही हो और μ1 में जा रही हो तो
उस टाइम पे कितना हो जाएगा, μ1/μ2, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हमको याद नहीं करना है, हमने समझ रहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे रे जा रही है। तो यहाँ पर हमारा पोर्शन नंबर 1 खत्म। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करवा दूँ, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में, कि जब रे कभी भी रेयरर से डेंसर की ओर जाती है, मान लो ये नॉर्मल है, क्योंकि अपने को हर एक चीज़ पता होना चाहिए। ये देखो ऐसे करके जाना चाहिए था, बट मान लीजिए ऊपर का मीडियम आपका रेयरर है और नीचे जो मीडियम है वो डेंसर है, तो रे नॉर्मल के ओर को मुड़ जाती है थोड़ा सा ये, और नॉर्मल के साथ जो ऊपर एंगल बनाती है उसको आई कहते हैं, और जो नीचे एंगल बनाती है उसको आर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, कब, जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी कि विरल से सघन होता है शायद, पक्का। चलिए, इसके बाद अगर रे डेंसर से रेयरर जाए तो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ। ठीक है, एक रे जा रही है, देखो ऐसे, कायदे से इस रे को ऐसे आगे को जाना चाहिए था, बट मान लीजिए कि ऊपर का जो मीडियम है वो डेंसर है और नीचे का जो मीडियम वो क्या है, रेयरर है। तो रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और दूर भाग जाएगी। अब ये हो जाएगा आई, जबकि ये पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि जब रे डेंसर से रेयरर की ओर जाती है तो कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज, ये दो कॉन्सेप्ट भी आप फॉर्मूला सीट में ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल। ओके, चलिए, ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसके बाद बात आती है रिफ्रैक्शन की। देखिए, रिफ्रैक्शन में सबसे पहले तो अपने को लेंस फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा। तो लेंस फार्मूले के लिए पहले तो हमको दो लेंस पता होने चाहिए सेम। इस साइड में कॉन्वेक्स लिख देता हूँ, इस साइड में कॉनकेव लिखता हूँ। अब आप डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिएगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। देखिए पहले वाले में डाइवर्जिंग था, जबकि कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, यानी कि लेंस मिरर का ठीक उल्टा होता है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, यहाँ कोई इशू नहीं है, सेम है। और यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि रे ऑप्टिक्स में ना फॉर्मूले तो कहीं भी मिल जाएंगे, ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्वेक्स लेंस में पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि एक और फार्मूला हमें मिल गया कि जो पावर बराबर होता है, यहीं पर लिख देना, पावर बराबर क्या होता है, 1/f। और फोकल लेंथ को हमेशा किस में लिया जाता है, इन मीटर। अब आप बोलोगे यार मीटर में मन नहीं है मेरा लेने का, सेंटीमीटर में है, तो तब और सा फार्मूला लगा दो, 100/f। इस केस में 100f किस में लेना, सेंटीमीटर में। आया, एक बार मिलीमीटर में भी बता दिया, एक बार सेंटीमीटर में भी बता दिया। अगर पावर प्लस है, प्लस में आई, ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा है। और अगर पावर नेगेटिव में आई तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट देख दिया। ऑब्वियस सी बात है ना, P बराबर 1/f है, अगर F पॉजिटिव होगा तो पावर भी तो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो मिरर में प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो अगली बात आई भाई, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फिर सेम होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज। देखिए, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वहाँ -v/u था, यहाँ होता है v/u। सेम, बस माइनस नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी आप नोट डाउन कर लेंगे, पक्का। तो ये हमने पूरा लेंस का फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है रेयरर से डेंसर, जिससे कि आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आपने मुझसे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है तो मैंने ये जो दो एक्सप्रेशन है लेंस मेकर फॉर्मूले से पहले बनाए हुए हैं, तो ये एक्सप्रेशन तो आपको वैसे भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए।
तो इनको कहते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला। अब ये दो बार लगते हैं, एक बार जब हम कहाँ से जाएं, रेयरर से डेंसर की ओर जाएं, और एक बार जब डेंसर से रेयरर की ओर आए। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने μ1 ले रखा है, जबकि डेंसर का कितना ले रखा है, μ2 ले रखा है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका μ1 अपॉन माइनस यू, आपको याद भी आ रहा होगा, प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, और वहीं पर अगर ये फॉर्मूला बोले कि भाई हमको डेंसर से रेयरर की ओर निकालना है, उस केस में क्या हो जाएगा फिर, बस आपको कुछ नहीं करना है। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अभी बताया था मैंने, μ2। अब यहाँ μ2 आ जाएगा और यहाँ μ1। याद रहिएगा डेंसर का μ2 ही रहेगा, तो आप 2 मिनट में से याद कर लेंगे। बस पहले वाले फॉर्मूले में μ1 के बदले μ2 लगा देना है और μ2 के बदले μ1 लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 है, अब तो क्या लिख दो, μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले, ठीक है। पहला फॉर्मूला कहाँ से कहाँ है आपका, रेयरर से डेंसर, जबकि दूसरा फॉर्मूला कहाँ पे है आपका, डेंसर से रेयरर। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे रिफ्रैक्शन फार्मूला। अब रिफ्रैक्शन फार्मूला के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला अपना आता है उसे कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। कितने फार्मूले हो गए, 7, इसको अराउंड 8वां फार्मूला कह दो, इसको 9वां फार्मूला कह दो। ठीक है, 10वां फार्मूला अपना आता है लेंस मेकर फार्मूला, मेकर। अब भाई ये क्या फार्मूला है, इस फार्मूले में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, कुछ ट्रिक्स क्या बताई है देखो, इसके लिए कुछ चीज़ें, इसको मैं सेपरेटली बनाता हूँ। पहले लेंस मेकर फार्मूले का पहले फार्मूला लिखें तो 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1। अब कई लोग क्या करते हैं, खाली μ-1 लिखते हैं, उससे न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला आपका। ठीक है, अब बट बच्चे कहते हैं कि म्यू ऑफ सराउंडिंग तो कहीं देखा ही नहीं। असल में ये लिखना ज़रूरी है, अगर कुछ सराउंडिंग नहीं दिया हो तो 1 लिख लेना। ठीक है, म्यू ऑफ लेंस तो दिया ही होता है हर क्वेश्चन में, बट अगर बाई चांस मान लो उस लेंस को हमने पानी में डाल दिया, तब क्या, तब तो आपको याद करना पड़ेगा ना। तो ये सबसे बेस्ट फार्मूला बना रखा है कि म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1। लेंस का क्या है अपॉन सराउंडिंग का क्या है, सराउंडिंग कुछ नहीं दे रखा है तो एयर मानेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इधर पे लिखेंगे 1/R1 -1/R2। ये तो सही हो गया, बट लेंस मेकर फॉर्मूले में ना कुछ केस आते हैं। अभी केस क्या है, इसमें असल में सबसे पहला जो लेंस मेकर में आता है वो आता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये इसमें खास बात ये होती है कि इसका जो R1 है वो यहाँ को होता है, R1 किस में लेते हैं, पॉजिटिव में, जबकि जो इसका R2 होता है वो किस में लेते हैं, इस साइड को, यानी कि नेगेटिव में। तो एक नेगेटिव तो यहाँ पे पहले से है, एक और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। ठीक है, वहीं अगर इस तरीके का लेंस हो ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका R1 तो यहाँ को जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट R2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये R2 हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेन लेंस बन गया। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पर से R1 पॉजिटिव में लेंगे और R2 इन्फिनिटी में लेंगे। और वहीं अगर ये आपका कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी डबल कॉनकेव लेंस हो, ऐसा ये, इस वाले में क्या होगा, R1 यहाँ को जाएगा, यहाँ को कैसा साइन होता है, नेगेटिव, और R2 यहाँ को जाएगा और यहाँ को कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। तो जितने भी केस हैं मैंने बता दी, इससे ज़्यादा केस आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। और लेंस मेकर फॉर्मूला आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/R1 -1/R2। मेजॉरिटी जो आपके क्वेश्चन है वो यहीं से आने की संभावना है।
ठीक है। इसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम दो लेंस को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि कॉम्बाइनेशन ऑफ लेंस। अब हेडिंग डालेंगे कॉम्बाइनेशन ऑफ लेंस, डालिए सभी। कॉम्बाइनेशन ऑफ लेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका आपने डेरिवेशन भी देखा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बट इसमें दो केस बनते हैं। पहला कि अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो, यानी कि पहला भी कॉन्वेक्स और दूसरा भी कॉन्वेक्स, और दूसरा होता है कि पहला तो इसमें कॉन्वेक्स है बट जो दूसरा लेंस है वो कॉनकेव है। ये तो इस वाले केस में जो आपका F1 होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है और जो F2 होता है वो भी पॉजिटिव लिया जाता है। बट इस वाले केस में F1 तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, बट F2 की वैल्यू को कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो बीच में एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो कई बार बच्चे ये भी याद करके ले जाते हैं कि अगर पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव है तो कॉम्बाइनेशन का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। बट हम यही लिख के जाएंगे और ऑन द स्पॉट साइन डालेंगे। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है आपका 5 और एक उससे जुड़ा है कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 3। अब फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का तो इसका मतलब माइनस, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 यानी कि 1/5 ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 1/3 के बदले कितना लिखेंगे, -3। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/3। ऐसे आप चाहें तो सीधा ये भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे एक स्टेप जो बच जाएगा। बट आप कभी भी जब कोई क्वेश्चन करें तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलें, ना कि ट्रिक बना के कोई। जैसे जैसे आप ट्रिक कब बना सकते हैं, जब आपने मल्टीपल पोर्शन पे, ठीक है, उस सेगमेंट पे अराउंड 1000-2000 क्वेश्चन कर लिए हों या 100 क्वेश्चन भी किए हो तो बहुत अच्छे तरीके से किए हो, तब आप ट्रिक लगा सकते हैं जब आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। बट आपने क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी ट्रिक लगा रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तक हमने कॉम्बाइनेशन ऑफ लेंस भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद पावर का फॉर्मूला देखो, इसी में इंक्लूड होके आता है। मैंने बोला था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो अगर दो लेंस को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन पावर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे 1/f को P कहते हैं तो 1/f1 को कहेंगे P1 प्लस 1/f2 को कहेंगे P2। कई बार ये होता है कि कंबाइन पावर निकालो और लेंस का नेचर बताओ। नेचर मैंने बता रखा है, पी पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स और पी पावर नेगेटिव आया तो कॉनकेव। आई बात समझ में? तो ये अपना पावर का क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नया सेगमेंट आता है वो होता है TIR। यहाँ तक कितने फॉर्मूले बन गए अपने, 11 फॉर्मूले, ठीक है। और ये 12। अगला जो कॉन्सेप्ट अपना आता है वो आता है TIR का। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हाँ, नॉट रिएक्शन। इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होती है आप लोग को पता होना चाहिए कि रे जो है वो आपका कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर में होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। आया? दूसरी बात, ये तो पहले कंडीशन होगी, ये भी फॉर्मूला ही मानिए क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। अब भैया IC का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। ठीक हो गया? तो IC बराबर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। बाकी आप स्नेल्स लॉ लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि हर बार ऊपर 1 नहीं होगा। तो जो जिन्होंने क्वेश्चन बनाए वो बच्चे बोलेंगे ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर नहीं है, उनको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर लगेगा। साइन IC इज इक्वल टू, देखो मान लो ये एक फिगर है, कि जिन्होंने पढ़ लिया होता है ना फिगर, बिना फिगर के कभी फॉर्मूले नहीं बनाते, ये है
डेंसर से रेयरर है, अभी बताया था, जाना ऐसा चाहिए था, बट वो क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे करके जाएगी। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू 2 है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू 1 है। तो हम लिखेंगे साइन आई सी बराबर जिसमें जा रही है, किसमें जा रही है, म्यू 2 में, किससे जा रही है, म्यू 1 से। तो ये फॉर्मूला है जिसे कि स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो साइन आई कुछ है नहीं ऐसा खास, ठीक हो गया। अब भाई कई बार पूछा जाता है कि भाई साइन आई यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला ही है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल आई एट विच एंगल आर बराबर 90 डिग्री हो जाए, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में, बाकी ऑप्टिक्स के वन शॉट वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, पक्का। इसका फिगर ऐसा कुछ बनता है, ये मान लो नॉर्मल है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ऐसा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दिस वन, ये उसको कहते हैं आईसी। फिगर भी बना लिया हम लोग ने, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो नया सेगमेंट आता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म, पहली बात तो प्रिज्म का डायग्राम सभी लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि वो प्रिज्म फार्मूला में यूज होता है, ठीक है, और सभी को याद भी होगा। प्रिज्म में सबसे पहला फार्मूला आता है R1 + R2 = A, पहला। दूसरा I + E को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट और I को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, =del + A, बहुत बढ़िया। तीसरा जो फार्मूला आता है वो आता है प्रिज्म फार्मूला यानी कि μP अपॉन μS। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, μS क्यों लिखा, क्योंकि ना आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या है पता है, प्रिज्म को डाल दे रहे पानी में, अगर पानी में नहीं डाला तो μS को तो 1 ले लो तो सीधा μP निकल जाएगा, बट अगर पानी में डाल दिया फिर क्या करोगे, हमें तो पूरे फार्मूले से चाहिए, तो फार्मूला वो याद करो जो सब जगह लग जाए। तो फार्मूला क्या होगा, साइन del m + A/2 डिवाइड बाई del m होता है मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म फार्मूला हमेशा मिनिमम डेविएशन के केस में ही निकाला जाता है, ठीक है, अपॉन में साइन A/2। दिस इज योर कौन सा फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। ये पूरा अपना क्या हो गया, प्रिज्म फार्मूला। अब बात आई ये मिनिमम डेविएशन की। भाई ये मिनिमम डेविएशन क्या है, मिनिमम डेविएशन ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, आई और एंगल, यहाँ पर एक ग्राफ भी बना देता हूँ, ठीक है, एकदम कंप्लीट स्टडी अपनी हो रही है। ये होता है, कई बार तो ये ग्राफ ही आता है, इसको कहते हैं del m, ये मिनिमम डेविएशन, इसको, ये है del m, ऊपर को किसका ग्राफ जा रहा है, डेल यानी कि डेविएशन का। तो मिनिमम कब, जब एंगल आई बराबर कितना हो जाए, एंगल ई हो जाए, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल ई, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, दिस इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पर प्रिज्म के भी सारे फॉर्मूले हमने खत्म कर लिए। ये μS करके याद करिएगा, हाँ, सराउंडिंग वाला, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और अगर कोई सराउंडिंग नहीं दिया तो 1 लिख देना, तो फिर सीधा μP हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद ऑप्टिक्स का जो दूसरा सेगमेंट आता है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऊपर तक कितने फार्मूले हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर तक 12 फार्मूले हो गए थे, फार्मूले मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कितने फार्मूले हो गए, 13वां TIR मान लो, ठीक है, 14, 15, 16। अब जो हमारा इसी का सब पार्ट है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें फंसते हैं बच्चे। पहली बात तो आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनाना आना चाहिए, और मेन बात एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, उसको भी पढ़ना बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि कई बार वही आ जाता है रिफ्लेक्टिंग ना कि रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। तो 2 तरीके के टेलीस्कोप होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग एक रिफ्रैक्टिंग, दोनों पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्टिंग में कौन सा आता है, एक न्यूटोनियन आता है, एक कैसग्रेरियन आता है, तो याद कीजिएगा इसको थोड़ा सा। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप। देखो इसका तो कंप्लीट ही फॉर्मूला लिस्ट दे रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, और पता भी होता है तो ऐसे कंपाइलेशन में नहीं पता होता है कि एक ही स्क्रीन में आपको ये सब कुछ मिल गया। ये यूट्यूब में सच बताऊँ तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था मैंने खुद देखा था कि आखिर यूट्यूब में किसने बताया कि नहीं बताया। बताया है यूट्यूब में, बट उनने ऐसे बताया 20 मिनट में फिजिक्स के सारे फॉर्मूले ख़त्म। वो फिर कोई लॉजिकल नहीं है। इससे अच्छा तो आप कोई किताब ले लो या कोई गाइड ले लो, उसके पीछे सब कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो तो वही वाली बात हो गई। माइक्रोस्कोप आपके दो तरीके के होते हैं, पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आपके दो टाइप पे इमेज बनती है। पहला बनता है एट इन्फिनिटी पे और दूसरा बनता है एट डी पे। अब कई बच्चे कहते हैं भाई डी क्या होता है। डी होता है जितने डिस्टेंस पे हमको सबसे क्लियर दिखता है मिनिमम, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। डी बराबर हर बार आप कितना लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप निकालते हैं एट इन्फिनिटी पे और एक बार निकालते हैं एट डी पे। जब इन्फिनिटी पे निकालते हैं तो उस टाइम पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है आपका D/F। ठीक है, और जब डी पे निकालते हैं उस टाइम पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है M बराबर 1 + D/F। दो फॉर्मूले क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद दो फॉर्मूले यहाँ पर क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम दो तरीके से निकालेंगे। एक बार तब जब हम डी पे निकाल रहे हैं और एक बार तब जब हम कब इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एट डी, एट इन्फिनिटी लिख लो और यहाँ पर लिख लो एट डी। ठीक है, जब एट इन्फिनिटी में निकालेंगे तो उस केस में, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला VO अपॉन -UO इंटू D अपॉन FE। देखो सिंपल की तरह है, बस D अपॉन F के बदले कितना है FE, और VO अपॉन U वो तो मैग्नीफिकेशन होता ही है V अपॉन U। पहला ये। एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, ये जब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया होगा ना उस केस में लगाना, L अपॉन -FO इंटू ये सेम है D अपॉन FE। अभी ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ सॉर्ट होगी। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिखवा दिए, याद भी करवाए जाएंगे आपको यहीं पर। ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले डी वाला कर लेते हैं फिर ट्रिक बताता हूँ आपको। इसमें देखो डी वाले में क्या होगा कि M बराबर मैग्नीफिकेशन बराबर VO अपॉन -U। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 + D अपॉन F के बदले FE। अब आप एक बार सिंपल को देखो और एक बार कंपाउंड को देखो, तो अब आप खुद ही बताओ। आप खुद ही कहते थे कि कितना ज़्यादा पढ़ेंगे हम, क्या ये टफ है? खुद ही सोचो। M बराबर दूसरा फॉर्मूला L अपॉन F हो, जब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया होगा उस केस में 1 + D अपॉन FE। तो माइक्रोस्कोप के जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने यहाँ पर लिख दी, इससे ज़्यादा फार्मूले नहीं होते। और फाइनल एक और फार्मूला छोटा सा, कि अगर कभी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने को आ गया तो आप करेंगे VO + UE। अभी कैसे आता है इसके लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। ठीक है, आधी दूरी VO होती है आधी UE होती है, दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा लेंथ आ जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट और आईपीस लेंस की जो दूरी की होती है उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब बात आई कि भाई इसको याद कैसे करें। याद करने का ट्रिक देखो, जो सिंपल में है वही कंपाउंड में है, सेम टू सेम। पहली बात तो F के बदले FE लिख दिया उसने। ठीक है, दूसरी बात उसने बस एक चीज़ जोड़ दी VO अपॉन U सब जगह। ठीक है, यहाँ पर 1 + D/F था तो यहाँ 1 + D/FE तो हुआ, बट आगे से VO अपॉन U जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर इन्फिनिटी के केस में D/F था, यहाँ D/FE हुआ, आगे VO अपॉन -U जोड़ दिया। ठीक है, ये तो सही है,
भाई लेंथ वाला कैसे याद करें, इसका ट्रिक ये है, देखो उसने ना वी ओ को लगभग लगभग लेंथ के बराबर मान दिया है और यू ओ को एफ ओ के बराबर मान दिया है। अब बताओ आप क्या दिक्कत है, तो कुछ भी नहीं है। देखो ये यू ओ को, देखो यू ओ को उसने एफ ओ के बराबर मान दिया है और वी ओ को, ठीक है यहाँ पर देखते हैं, वी ओ को एल के बराबर मान रखा है। खुद देखो ऊपर भी देखो, ये वी ओ को एल लिख रखा है, जबकि जो आपका यू ओ है उसको एफ ओ लिख रखा है। तो कुल मिला के आपको ये याद करके ले जाना है ये, और साथ ही साथ में ये दो ट्रिक है, ठीक है। और अगर आप इस ट्रिक को याद करते हैं तो आप 2 मिनट में माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि हर एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप माइक्रोस्कोप के आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए। अब बात करते हैं हम टेलीस्कोप के बारे में। देखो भाई टेलीस्कोप, ये भी नॉर्मल है, इस पर भी कोई इश्यू नहीं है। टेलीस्कोप में भी हम कहाँ पे निकालेंगे, एट इन्फिनिटी और यहाँ पर एट डी। एग्ज़ाम में ना कई बार क्या आता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट पे निकालो, तो एक चीज़ और सुनना, कभी भी वो नॉर्मल एडजस्टमेंट पर लेना, कभी भी एडजस्टमेंट, तो आपको उस केस में इन्फिनिटी वाला केस लेना है, वाला केस। कभी भी नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे ही बोलेगा आपको इन्फिनिटी वाला केस वहाँ पर लेना है, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला होगा अपना एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे फॉर्मूला होगा m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एट डी पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और सेम 1 प्लस, यहाँ क्या था डी बाई एफ ई, यहाँ होता है एफ ई बाई डी बस। अब क्या लोगे बताओ, यानी कि अगर आप बहुत बार डरते होंगे कि यार कैसे याद करें इतने फार्मूले, क्या था, अगर आपको एक फार्मूला भी याद है आप सिंपल से कंपाउंड बना सकते हैं, कंपाउंड से टेलीस्कोप बना सकते हैं मर्ज कर करके, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप अब आपको ऑप्टिक्स के फॉर्मूले में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने फॉर्मूले ऑप्टिक्स में हो सकते थे, इवन जितने कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते थे, मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए, ठीक हो गया। तो 16 फार्मूले लगभग ऑप्टिक्स में बने। यहाँ कितने बने, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग मान के चलो कि अराउंड 25 फार्मूले हमारे ऑप्टिक्स में बन रहे हैं। 25 फार्मूले, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। बच्चों को सबसे खतरनाक लगने वाला टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स। और ये सच में थोड़ा बहुत है भी टफ। इसके लिए कुछ चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस थीटा या कोस फाई। फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक हो गया। ये I1 क्या है, पहले वाले वेव की इंटेंसिटी, और I2 क्या है, दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी। आप लिख के दीजिएगा, I1 है इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 और I2 है इंटेंसिटी ऑफ वेव 2। अगर मैं I1 बराबर I2 ले लूँ, उस केस में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये आ जाता है 4 I नॉट होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। अभी कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए तो आपको डेरिवेशन ही रेफर करना पड़ेगा। यहाँ तो जस्ट फॉर्मूले की सीट चल रही है, आया। ये होता है आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला जब सभी की इंटेंसिटी बराबर हो।
अगर अलग अलग हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला ले लेना, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला कई बार आता है आई मैक्स अपॉन आई मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, √I1 माइनस √I2, सॉरी ऊपर प्लस, ठीक है, अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। एक बार मैं इसको क्लियर भी कर लूँ, एक मिनट, शायद मैंने कहीं पर लिखा भी हुआ था ये, ऐसा ना हो कि थोड़ी सी गलती हो जाए, फिर कई बार बच्चे होते हैं ना कि पूरा भरोसा कर लेते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड अगर दिया हो उस केस में हो जाएगा ये A1 प्लस A2। ये आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख लीजिएगा कि जो इंटेंसिटी होती है ना वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आप लिख भी दीजिएगा, एक को एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिख दीजिए A1 प्लस A2। तो √I1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के, क्योंकि दोनों साइड रूट लगा दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद कभी ये भी बोल देता है कि विड्थ ऑफ स्लिट, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे, स्लिट वाला अभी आया नहीं है क्योंकि फॉर्मूला खुला है, तो यहीं पर कर लेता हूँ। स्लिट की विड्थ, इसको भी W1 अपॉन W2, इसका अगर रेशियो निकालना हो स्लिट विड्थ का, तो ये होता है आपका I1 अपॉन I2, और I1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A1 स्क्वायर, और I2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A2 स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक के जितने भी फार्मूले थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब इसके बाद मेन फार्मूले में आता है, देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले, पहला ये फार्मूले नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सिर्फ डेरिवेशन के रिगार्डिंग है, ये फार्मूला आप मत ही करेंगे, मतलब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। जनरली क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं इससे, ठीक है, बट पढ़ लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव में जो फाई की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है n/2π, और डिस्ट्रक्टिव में जो फाई की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई। कंस्ट्रक्टिव में जो पाथ डिफरेंस होता है ये है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऊपर वाला, ठीक है। जबकि जो x है इसका नाम है पाथ डिफरेंस, अंतर है दोनों में, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है n लैम्डा, ठीक है। और यही यहाँ पे पाथ डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 1 λ/2, ये पहली बात, ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो n लेते हैं वो 0 से लेते हैं, क्योंकि सेंटर पे हमेशा कैसी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज। और आपको पता है, मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्राइट फ्रिंज होनी चाहिए। लास्ट में मैं एक बार कहानी दोबारा सुना दूंगा 2 मिनट में। और डिस्ट्रक्टिव वाले में n बराबर कहाँ से लेते हैं, 1 2 3, क्योंकि 0 नहीं लेते, क्योंकि सेंटर में हमेशा क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ अब इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आती है एग्जाम में। देखो, सबसे पहले मैं एक फिगर बना दूँ कि मान लीजिए, मैंने कहा था कि बिना फिगर के फॉर्मूला पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, जस्ट कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं। मान लो ये 2 सोर्स हैं और इधर भी मान लो इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है, ये ठीक है। ये सोर्स है वो एक ही है और एक ही है, या कह सकते हो 2 स्लिट हैं,
दो स्लिट के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको स्मॉल डी कहा जाता है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल डी कहा जाता है। ठीक है, और सेंटर से, ये सेंटर हो गया, ठीक है, हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जिस दूरी पे बन रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है, उसको एक्सेंट कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, इसको पहले तो बीटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी। मैंने बता दिया डी कौन है, स्मॉल डी कौन है। फिगर याद रखना, बिना फिगर के क्वेश्चन मत बनाना। ठीक है, बात ये आती है, अगर इस पूरे अपॉर्टस को उठा के हमने किसी मीडियम में डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इफ दिस सिस्टम is put in liquid of refractive index mu, तो जो आपका नया वाला फ्रिंज बनेगा बी डैश, वो हो जाएगा आपका बीटा अपॉन म्यू। सोचो, अगर बाई चांस म्यू 2 है और बीटा 10 है तो हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 हो जाएगा। यही बात समझ में, तो म्यू टाइम्स कम घट जाता है आपका फ्रिंज विड्थ। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आता है कि क्या होगा कि जब एक अपरटस को जिसका फ्रिंज विड्थ बी है उसको पानी में डाल देंगे, घटेगा बढ़ेगा, म्यू टाइम्स घटेगा, म्यू टाइम्स बढ़ेगा। तो आपको ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए कि म्यू टाइम्स क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी दो केस आते हैं, एक आता है कंस्ट्रक्टिव, एक आता है डिस्ट्रक्टिव। एक आता है कंस्ट्रक्टिव, ये सब इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं अभी हम। एक आता है डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है एक्सएन, इसका फॉर्मूला होता है एन लैम्डा डी अपॉन डी। इसके डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में इन चीज़ों के, सिंपल आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया है। ठीक है, क्वालिटेटिव, तो इसका मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। एक तो डेरिवेशन हटा दिया उन्होंने, और यहाँ एक्सएन होता है 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव हमेशा क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव हमें क्या बनती है, हमेशा डार्क फ्रिंज। की बात, बहुत बढ़िया। यहाँ पर n बराबर कितने से लेते हैं, 0, 1, 2, और यहाँ n बराबर कितने से लेते हैं, 1, 2 और 3। अब आप बोलेंगे कि भैया ये क्या हो गया, आपने पीछे भी तो पार्ट डिफरेंस बताया यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक बार और बता दिया। तो ना एग्जाम में यहाँ से आते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। अब आप बोलेंगे कि भैया हमको पता कैसे चलेगा कि इधर वाला लगाएं कि उधर वाला लगाएं। सिंपल सी बात है, अगर आपको डी दे रखे हैं, स्लो सोर्स के बीच की डिस्टेंस, स्लिट के बीच की डिस्टेंस, तो आप ये वाला लगाएंगे। अगर आपको डी दे ही नहीं रखा है तो ये लग ही नहीं सकता, इसमें तो आपको 2 डी चाहिए, कैपिटल डी भी स्मॉल डी भी, फिर आप ये वाला लगाएंगे। और जनरली इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे। ठीक है, जो पीछे एक्सरसाइज होती है। उसके बाद यहाँ पर इंटरफेरेंस के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। इंटरफेरेंस होता है क्या, एक बार 2 मिनट के लिए सुन लो कि इंटरफेरेंस होता है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, या कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। भाई ये इंटरफेरेंस होता क्यों है, इंटरफेरेंस इसलिए होता है, लाइट जब दो कोहेरेंट सोर्स से आती है तो अपनी एनर्जी को आगे पीछे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे बहुत सारे आपके पैटर्न बनते हैं। उनमें से जो ब्राइट फ्रिंज बनता है वो डार्क फ्रिंज बनता है। तो भाई ये फ्रिंज होगा कब, सॉरी ये इंटरफेरेंस होगा कब, जब भी आपके जो दो रेज हैं यानी कि दो वेव हैं, ये कहाँ से आएंगे, कोहेरेंट सोर्स से, तभी होगा इंटरफेरेंस। कंडीशन होती है कि रेज मस्ट बी कम फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। भाई ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का लाइट इमिट करते हैं। लाइट और वेव एक ही, यहाँ कन्फ्यूजन होना, क्योंकि दोनों डुअल नेचर होता है। और दूसरी बात, उनमें जो फेज डिफरेंस होता है या तो 0 डिग्री होता है या तो कांस्टेंट होता है। ये मैंने पूरा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा रखा है। और दूसरी बात, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे इंटेंसिटी 0 होती है, या कह सकते हो दूसरी भाषा में मिनिमम होती है, वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस खत्म कर दिया। अभी छोटा सा टॉपिक आता है जिसका काम तो कुछ नहीं है,
ग्राफ पढ़ लेना, ठीक है। इधर पे एक चीज़ यहाँ पर इंटरफेरेंस पर ग्राफ देख लेना, ऐसे करके एक ग्राफ है वेव ऑप्टिक्स वाली वीडियो में। इस ग्राफ की एक खास बात होती है कि ये ग्राफ में सभी के सभी लाइन की इंटेंसिटी बराबर होती है, यानी कि सभी ब्राइट फ्रिंज बराबर ब्राइट होते हैं। ये ऐसे करके ऊपर को इंटेंसिटी जा रही होती है और यहाँ को पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे करके जा रहा होता है। ये ग्राफ भी बना दिया है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं भाई? डिफ्रैक्शन इज जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब डिफ्रैक्शन में क्या फॉर्मूले लगते हैं? देखो, डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक फार्मूला लगता है, मैंने लिखा हुआ था, आप लोगों को बताऊंगा, ये वाला पाथ डिफरेंस। जनरली इसका यूज भी नहीं होता वैसे तो कभी। पाथ डिफरेंस, इसको कि पी कहते हैं। पी बराबर फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा। क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी वीडियो बनानी है तो धीरे धीरे क्या हो गया, गला भी बैठ गया मेरा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। बाकी अभी मैं बहुत नाइट में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आवाज़ की इंटेंसिटी नेचुरली भी कम हो जाती है। अभी अराउंड 2:30 बजे हुए हैं अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ओके। बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा या ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिएगा आप। पी बराबर ए साइन थीटा होता है, ठीक है भाई। ये ए क्या होता है? ए ये होता है, देखो ड्रॉ बनाएंगे इसका। दिस इज कॉल्ड ए। ये बीच की दूरी जहाँ से लाइट बेंड होती है ना, ये मान लो बेंड होगी और ऐसे करके बेंड हो रही है, यहाँ से लाइट जा रही है और मान लो ये अपनी स्क्रीन है। स्क्रीन और यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। और यहाँ पर स्मॉल डी, चलो कोई नहीं, स्मॉल डी कह दो। वैसे मैं ए करके करता हूँ बट कोई नहीं, अभी इंटरफेरेंस हो उसमें वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप। स्मॉल डी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ये सबसे टफ होता है डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बनाना। और दूसरा nth मिनिमा। सेकेंडरी को आप nth मैक्सिमा भी कह सकते हैं। कुल मिला के मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकाल रहा हूँ मैं। देखो, मैक्सिमा वाले केस में जो आपका फॉर्मूला होता है, जिसको कि थीटा एन कह दो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2d। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा डैश एन कह दो इसको, यहाँ होगा एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर जो आपका एन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? एन बराबर नेचुरल नंबर या सिंपल 1 2 3, इसके केस में भी और इसके केस में भी। इस वाले में कोई इश्यू नहीं, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बट हाँ, आपको इसके लिए थोड़ा बहुत वो चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, यानी कि थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में ये बनाने ही पड़ेंगे। ये तो फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस। दो थीटा निकाल रहे हैं, क्या पता एग्जाम में पाथ डिफरेंस पूछ दे। ये फेज डिफरेंस है, यहाँ पर ये भी क्या है? फेज डिफरेंस। तो भाई पाथ डिफरेंस क्या होगा? मैं इसको मिटा देता हूँ, दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं वाइट बोर्ड में करता हूँ। देखो पाथ डिफरेंस कैसा होगा, देखो पाथ डिफरेंस इसका निकालेंगे यहाँ पर और इसका निकालेंगे यहाँ पर। पाथ डिफरेंस को एक्सन कह देते हैं। एक्सन का फॉर्मूला होगा सेम 2n+1 टी लैम्डा अपॉन 2d। कुछ नहीं किया मैंने, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब सेम है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स एन ना लिख के एक्स डैश एन लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन डी। कुछ नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया? कैपिटल डी, बस।
यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, कैपिटल टी, और बन गया। और ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एन की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, 1 से लेते हैं, 0 पे नहीं लेते यहाँ पर, एंड सो। ठीक है, यहाँ पर हमने वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट कर ली, और सबसे अच्छी बात है कि हमने कंप्लीट ऑप्टिक्स कर ली। अब इसके बाद अपने छोटे से 3 चैप्टर बचे हुए हैं। अब हम जल्दी से इन तीनों चैप्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले, ये तो अब बहुत छोटे हैं, मेरे को ऑप्टिक्स का ही सबसे बड़ा डर था। सबसे इधर पे पहला चैप्टर है डुअल नेचर। वेव ऑप्टिक्स में कितने फॉर्मूले बने, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अराउंड 15 फॉर्मूले बन गए। चलिए, और 25 थे। अब बात करते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर की वीडियो सीरीज आने वाली है, 1 शॉट वीडियो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको जिस टॉपिक का 1 शॉट देखना है, फॉर्मूला सीट में आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से 2x स्पीड में उसका 1 शॉट देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर डुअल नेचर में कैसे करेंगे देखो। डुअल नेचर के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ, सबसे पहले अपने को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो ऐसे लिखो, जैसे ही जूल में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे किससे, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट पहले याद रख लो। हटा देता हूँ यहाँ से, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻, एक चीज़ देखिएगा, ये 19 होता है 13 होता है, मेरे को बताइए, हो सकता है 13 भी हो सकता है, आई थिंक। ठीक है, एक बार मुझे क्लियर करवाइए, आई थिंक 13 ही है शायद ही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद डुअल नेचर के फॉर्मूले इतने बढ़िया तरीके से लेके आया हूँ ना, आपके मजे हो जाएंगे। देखो, आप बोलेंगे यार इतना इजी कैसे हो सकता है। आपको यहाँ लैम्डा लिखना है, लैम्डा के जितने फॉर्मूले होते हैं सब बता देता हूँ आपको। देखो, पहला, ये मुझे अपनी सबसे अच्छी क्रिएटिविटी लगी जो मैंने इसमें किया। पहला, लैम्डा इक्वल टू h/p, डी ब्रॉगली। दूसरा, लैम्डा बराबर h/p के बदले क्या लिख दो, m/v। ठीक है, तीसरा, h/√, ठीक है, 2m। एक ये फॉर्मूला दिखता है बहुत बार, एक ये फॉर्मूला दिखता है h/√। ये 2m के साथ शायद और भी है, EV भी है, 2m EV, ये है फॉर्मूला। अगला h/√, देखो 2m, ये E तो तब लिया जब इलेक्ट्रॉन था, बट इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो या कोई अदर चार्ज हो, तब तो अपने को Q लेना पड़ेगा। तो कई बार ये भी होता है। तो क्यू भी किसके लिए, जब कभी अल्फा पार्टिकल आ गया, हीलियम आ गया, ड्यूट्रॉन आ गया या कोई और आ गया। और E किसके लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। आई बात समझ में। इसके बाद कौन सा फार्मूला होता है, ये बेसिक बहुत बढ़िया फार्मूला, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये भी याद रखना, ये भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कब लगता है। पता लगे तुमने ये वाला फार्मूला लगा दिया और प्रोटॉन के केस में लगा दिया तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद कोई फार्मूला नहीं, ठीक है, और कोई फार्मूला नहीं है। एक और फार्मूला होता है क्या, E बराबर 2m/k, ठीक है, ये होता है √2m/k मोमेंटम। ये आप समझ भी गए होंगे, सोचो, क्योंकि सोचो ना, यहाँ पर P था, ऊपर H था, ऊपर H है नीचे M भी है, इसका मतलब P बराबर M भी है। ऊपर H है नीचे 2m भी है,
इसका मतलब 2 MeV भी है, बी का मतलब, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर ऊपर एच होगा तो नीचे √2m k। और आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ईवी के बराबर होती है। वी वोल्टेज है, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है। तो देखो, तभी तो हमने किया v बराबर √2m k के बदले क्या लिख दिया, ईवी। और ई के बदले अगर क्यू लूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, p बराबर 2m/q/v। ठीक हो गया। सारे फॉर्मूले देखो कितने हवा में उड़ा रहे हैं हम ये फॉर्मूले। इसके बाद एनर्जी के फॉर्मूले देख लो भाई। एनर्जी के फॉर्मूले अगर हम देखें तो और इजी है, इसके लिए एक दो ही फॉर्मूले हैं। एनर्जी का पहला फॉर्मूला होता है एच न्यू, दूसरा फॉर्मूला होता है एच म्यू के बदले सी बाई लैम्डा लिख दो, तीसरा फॉर्मूला होता है एनर्जी का ½ mv² अगर मास वेलोसिटी दिया हो, काइनेटिक एनर्जी। और चौथा, ठीक है, ये एनर्जी को जनरली यहाँ काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है E/V, और E के बदले कोई दूसरा है तो Q/, आया समझ में। तो ये सब कुछ हुआ। ये EV किसको, ये एनर्जी का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। जनरली यही एनर्जी इस चैप्टर में यूज होती है अधिकतर। तो यहाँ पर हमने लैम्डा और एनर्जी, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा फार्मूला लगाएं, वो सब बता दिया मैंने। अब यहाँ पर कुछ बोनस ट्रिक आपको। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत तगड़ा फार्मूला है। देखो, कई बार ऐसा आता है ना कंपेयर करने वाला, कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर डबल हो गया, यार व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ और प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल। उसके लिए सबके मास पता होने चाहिए। अब भाई इतने मास कहाँ से लिख के ले जाओगे, पेपर में भी नहीं आते इतने मास। तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक याद करके ले जाएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन अगर x है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपका 4x हो जाता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका 2x हो जाता है। आया। अब चार्ज में बात करते हैं। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका 1 है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपका 2 होता है, दुगना। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये आपका 1 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों हाइड्रोजन होते तो हुए, हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं, और उसी का आइसोटोप न्यूट्रॉन भी होता है। तो दोनों का चार्ज भी सेम होता है। आई बात समझे। तो तीनों का मास और तीनों का चार्ज मैंने कंपेयर करके दे दिया। जिसने मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे डुअल नेचर पे, वो समझ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। जब आप 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके दिमाग में आएगा कि हम ऐसा भी तो कुछ कर सकते हैं। वो भी तब जब आप आंसर शीट में देखोगे कि कितने इजी तरीके से उसने बना रखा है। ये मैंने यहाँ पर आपको हलवा सा परोस दिया पूरा, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का देखेंगे, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बाय आइंस्टाइन। सबसे पहले तो इसमें वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जिसके बिलो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है H/μ0, वेयर μ0 इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती थी कि जो एनर्जी आ रही है H/ν, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला, या तो ये वर्क फंक्शन करेगी, या बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। वो भी कैसी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब H/ν बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। H/ν बराबर W के बदले कितना लिखोगे, H/ν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के बदले कितना लिख दोगे, ½ mv²। क्योंकि मास तो कभी भी मैक्सिमम नहीं हो सकता, वो तो फिक्स है। तो मैक्सिमम होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। दिस इज, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने डुअल नेचर के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आई होप आपको डुअल नेचर बहुत अच्छे से आ गया होगा। कितने फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फॉर्मूले लगभग, और इतने इजी तरीके से कंपाइल करके दे दिया। एक साइड मैंने लैम्डा के सारे फॉर्मूले लगा दिए, एक साइड एनर्जी के सारे फॉर्मूले लगा दिए, एक जगह मास और चार्ज कंपेयर कर दिया, एक जगह अलग से आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दी। ठीक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम पढ़ते हैं
अपना सेकंड लास्ट चैप्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में आपका एक भी फॉर्मूला नहीं है। और अगर वहाँ जनरली न्यूमेरिकल आते भी हैं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं कि एक सर्किट दिया होगा, बोलेगा कि किस सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा, किस में नहीं करेगा। तो उसमें तो आपको बायसिंग चेक करनी होती है, तो उसको फॉर्मूला वाला कुछ है भी नहीं। जिस साइड फॉरवर्ड बायसिंग होगी उस साइड करंट बहेगी, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। जिस साइड रिवर्स बायसिंग होगी इसका मतलब वो क्या होगा, बल्ब वहाँ करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। सिंपल सा है। तो उधर तो कोई भी आपका न्यूमेरिकल नहीं है। अब न्यूमेरिकल का जो सबसे बड़ा चैप्टर आता है इसका नाम है एटम। इससे आते हैं भाई न्यूमेरिकल अच्छे खासे। ठीक है, अभी एटम के लिए कुछ सबसे पहला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको इस चीज़ का वैल्यू समझ में आएगा कि ये फार्मूले की लिस्ट आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ये आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करवा सकती है। जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी फार्मूलों का वन शॉट, क्योंकि अब मैंने फार्मूले लिख दिए, अब मुझे लिखने में टाइम नहीं लगेगा, इन फार्मूलों को आपको आधे घंटे में पूरे फार्मूले दोबारा से रिवाइज करवा दूँ एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको कि आर नॉट से डिनोट करते हैं, ये होता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल आखिर किसी भी न्यूक्लियस के कितने करीब जा सकता है, उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे। तो इसका मतलब आखिर वो कितने जो नज़दीक जा पाएगा, उसके बाद उसका रिपल्सन स्टार्ट होगी। उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना क्लोजली वो उसको अप्रोच कर पाएगा। ठीक है, तो आर नॉट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 k स्क्वायर में जेड को ऐसा बनाता हूँ यहाँ पर अपॉन के अल्फा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और कभी कभी ऐसा एग्जाम होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी दे देता है, और काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। कभी पता लगा कि अल्फा पार्टिकल का मास भी दे दिया और वेलोसिटी भी दे दिया, अब तो फिर सीधा निकाल देना। और अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दिया हो तब तो और बढ़िया भाई, पहली चीज़ हमने नहीं पढ़ती। दूसरी चीज़ बोहर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। मैंने आपको जब बोहर रेडियस करवाया था तो एक तो फॉर्मूला बहुत बड़ा था, बट मैंने कहा था कि इतना बड़ा फॉर्मूला कभी न्यूमेरिकल में नहीं लगाएंगे, तो उतनी कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली थी। तो अपना जो फॉर्मूला आया था वो होता है 0.53। ठीक है, और एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। बट भाई हम तो एंगस्ट्रॉम में निकालते ही नहीं है, हम तो मीटर में निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक हो गया, ये मीटर है, हाँ यूनिट है ये, एम भी सोचना मत कि क्या है, ये एंगस्ट्रॉम भी यहाँ पे यूनिट है। अब कोई बच्चे सोच रहे होगा भाई एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है वो, फर्स्ट दूसरा तीसरा कौन सा। और वहीं पर जो एड जेड होता है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। और जनरली हाइड्रोजन के केस में आपका जो जेड होता है वो 1 हो जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आता भी नहीं है जनरली, क्योंकि जो बोहर का पॉस्टुलेट है उसकी लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रम बनवा पाता है प्रॉपरली। ठीक, तीसरा अधिक से अधिक आएगा तो हीलियम आएगा, और हीलियम के लिए जेड 2 होता है एटॉमिक नंबर, आपको पता है। तीसरा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला होता है 2.2 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन, और ये आता है हमेशा मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर एक बात और भी बता दूँ आपको, कई बार ना एग्जाम में आता है क्या रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर। अभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा कि अगर ऑर्बिटल मान लो 2 गुना हो गया तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 4 गुना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर ऑर्बिट 3 गुना हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। तो कई बार तो ऐसे भी न्यूमेरिकल फंस जाते हैं, जनरली एमसीक्यू में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो वी एन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। आप बोलेंगे भाई जेड को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बोहर रेडियस में जनरली हाइड्रोजन लिया जाता है, वो हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है फिक्स, तो फिक्स वैल्यू को कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं लेते हैं। चौथा आता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसका यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलेंगे हम तो जूल में निकालना चाहते हैं। याद कीजिए मैंने डुअल नेचर में आपको सिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। कर लेंगे तो हो जाएगा 2 मिनट में, पक्का। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्या स्टेटमेंट निकला कि जो आपका ई एन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो नीचे क्या है, एन स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यू में पूछ सकता है। मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए नहीं होता, यानी कि हर न्यूमेरिकल सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए नहीं होता, कभी कभी उनसे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं। इतनी बातें आई समझ में। अब यहाँ पर एक और बात जो एनर्जी को लेके आती है वो ये है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी, देखिए मैं इसको लिखा नहीं, एक बार मैं इसको रिकॉल करता हूँ। अगर आप डेरिवेशन देखें, जो मैं डेरिवेशन बनाता हूँ टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है। जो टोटल एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो लगभग आई थिंक बराबर होती है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप हाफ कर देंगे तो आपकी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है। भैया हम तो समझे ही नहीं क्या कहना चाह रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एनर्जी 10 दी है तो U बराबर 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ E, क्योंकि E इक्वल टू माइनस ऑफ K है तो K इक्वल टू माइनस ऑफ E, यानी कि -10 हो जाएगा। यानी कि अगर हमको एक एनर्जी दी हो तो हम बाकी के दो भी निकाल सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर हमें 5 दी है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -5, और आपकी U कितनी हो जाएगी बताओ, -5 इंटू 2 यानी कि -10। आ रही बात समझ में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दुगनी होती है टोटल एनर्जी की। अगर टोटल एनर्जी 5 है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी मैंने कर दिए जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है आपको समझाने के लिए। आप चाहें तो इन न्यूमेरिकल्स को लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी भी पढ़ दिया। अब एटम में एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आता है, यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, और उसके साथ एटम चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि है ये वाला 1/λ इक्वल टू RH, यानी कि रेबक कांस्टेंट कहते हैं इसको। इधर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। एटम चैप्टर में पूरा सिखाया था मैंने। ठीक है, N1 क्या होता है, वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन जंपिंग इज जंपिंग। और N2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग। ठीक है, अब भाई कैसे, इसमें कुछ और फॉर्मूले भी बताए थे मैंने। पहला होता है लाइमन, कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर पीफन। अब इसमें वैल्यू कैसे लगते हैं, लाइमन वाले में N1 बराबर तो 1 होगा, बाल्मर वाले में N2 बराबर 2, पाश्चन में, ब्रैकेट में और पी फंड में। तो भाई N2 कितना होगा, N2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइमन में जो N2 होगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि N1 से ऊपर। यहाँ क्या हो जाएगा N2, फिर 3, 4, 5 ऐसे। यहाँ कितना हो जाएगा N2, 3 है तो 4, 5, 6 so on।
यहाँ कितना हो जाएगा N2, 5, 6, 7 और फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा N2, 6, 7, 8 एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, छोटा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ना नीचे कभी भी। अगर जैसे पूछ दिया, ठीक है, या बोल दिया उसने बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, यहाँ पर एक चीज़ और, ऊपर जो मैंने रेबक कांस्टेंट लिया ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है कि 1.07, और आपको पता है कि 1.07 1 के ही बराबर है। तो इसकी वैल्यू सीधे लिखिएगा 1 इंटू 10⁻7 यानी कि 10⁻7। आप सीधा ये वैल्यू डालेगा। ठीक है, अब देखिए बाल्मर सीरीज में पूछ सकता है कि एक बार इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए और एक बार इसकी लॉन्गेस्ट निकालिए। तो जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने को कहेगा तो आपको N1 बराबर, क्योंकि बाल्मर सीरीज है तो लाइमन बाल्मर 2, या लॉन्गेस्ट भी कहे तो N1 बराबर तो 2 ही होगा। बट बात आती है N2 में, अगर शॉर्टेस्ट कहेगा तो N2 बराबर इन्फिनिटी रख देना। उल्टा, हाँ, शॉर्टेस्ट में N2 बराबर इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट में N2 बराबर ठीक ऊपर वाला 3। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इसमें ना लैम्डा नहीं निकलता है, इसमें 1/λ निकलता है। तो जब आप सबसे लंबा रखेंगे और लास्ट में उसको रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो सबसे छोटा आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ लैम्डा नहीं निकल रहा होता है, यहाँ 1/λ निकल रहा होता है, लास्ट में अपने को रेसिप्रोकल करना होता है। तो हम बड़ी से बड़ी वैल्यू रखते हैं ताकि अगर हम रेसिप्रोकल करें तो सही आंसर आ जाए हमारा शॉर्टेस्ट वाले में, और लॉन्गेस्ट में हम छोटी से छोटी वैल्यू रखते हैं। तो ये बात को आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एटम भी ख़त्म हुआ। अब चलते हैं लास्ट, जो कि न्यूक्लियस होगा अपना। ठीक है, और उसी के साथ अपना ये पूरा सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा, और न्यूक्लियस में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन अपने को पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर को Z कहते हैं, एटॉमिक मास को A कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास किससे मिलके बना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और या कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन के बराबर हमेशा नहीं होता, मैंने बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया जा सकता है, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो प्रोटॉन फिक्स होता है। तो इसीलिए जो जेड है उसको जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हो तो जेड। ऐसी मान लो ए को क्या कहते हैं? मास नंबर, और एन को कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब भाई ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो अगर किसको एन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे। भैया एक क्वेश्चन करके बता दो। चलो भाई, Na1123, बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? जितना एटॉमिक नंबर है यानी कि 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई जितना प्रोटॉन है यानी कि 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए बताओ? कितना? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि A माइनस जेड, यानी कि 23 माइनस 11 यानी कि कितना आ गया? 12। बहुत बढ़िया। तो क्या इससे एक टफ क्वेश्चन भी दे सकते हो? हाँ भाई दे सकता हूँ। आप लो भाई Mg2 पॉजिटिव, यहाँ लिख दो 12, यहाँ लिख दो 24। इसमें बताओ सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ? जितना एटॉमिक नंबर है यानी कि 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जितने प्रोटॉन है 12। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर +2 चार्ज भी है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो अब ये 12 ना होके कितना हो गया? 10। अगर माइनस चार्ज होता तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। ये क्लास 9th की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, और न्यूट्रॉन में तो कोई चक्कर ही नहीं है।
यानी कि 24 में से कितना घटा दो, 12, 10 मत घटा देना, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाया जाता है यानी कि जेड, तो 12। तो सोचना का नहीं है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने में सोचना होता है। ये मैंने बेसिक 9th की चीज़ें बताई, ठीक है। अब फाइनली हम लोग जल्दी से इसके 2-3 फॉर्मूले देखते हैं और उसी के साथ ही अपना पूरा सेगमेंट खत्म होता है। पहला, डेल्टा एम निकालने का फॉर्मूला, मास डिफेक्ट क्या होता है, द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब मास ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है, देखो जेड एम पी, एक का मास इंटू जेड कितने हैं, न्यूट्रॉन में क्या रखेंगे, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ए माइनस जेड, अभी बता रखा है मैंने, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, एम एन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाला जाता है कि डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर से, आइंस्टाइन की इक्वेशन। बट एग्जाम में, इन एग्जाम, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को ना क्यू भी कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम में कई बार क्यू वैल्यू आता है, बाइंडिंग एनर्जी है, क्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने क्यू निकालने के लिए पहले आपको डेल्टा एम निकालना है, जो भी आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना एक वैल्यू जो कि होती है 931.5, और जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा, एम ई वी में आएगा। और बाई चांस आपका मन कर रहा है कि भाई एम ई वी में नहीं निकालना है, हमारा ज़्यादा टाइम बच गया, तो उसको जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। बट मैं प्रिफर करूँगा कि आप एम में ही छोड़ दें, क्योंकि इसी को करने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसी चैप्टर में आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, अदरवाइज मैं अप्रोक्सीमेशन का हमेशा से सपोर्टर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर न्यूक्लियर रेडियस, तो आर इक्वल टू कितना होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, फेम्टोमीटर, यानी कि एफएम कहते हैं, याद रखिएगा इसको, फेम्टोमीटर, एक एफएम फर्मी शॉर्ट में इक्वल टू 10⁻−15 मीटर, कई बार आ जाता है कन्वर्जन, किसी क्वेश्चन में आपको यूज करना हो। और डेंसिटी अगर हम निकालें, इसका फार्मूला होता है 3m/4πr0 का क्यूब। आपने एक चीज़ सुना भी होगा, मैंने डेरिवेशन में हर बार बोलता हूँ और बच्चों को तो याद भी हो जाता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक हो गया। यानी कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लो, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस लो, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम के, आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा होगा, उसमें हाइड्रोजन कितना पहले होता है और यूरेनियम कितना बाद में होता है, ठीक है। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा होता है, बट डेंसिटी दोनों के बराबर होती है, ठीक हो गया। बेशक साइज बड़ा होगा पर डेंसिटी दोनों के बराबर होगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में रेशियो बताओ, तो हमेशा रेशियो होगा 1:1, तो लिख भी लेना, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एनी टू न्यूक्लियस, कोई भी दो न्यूक्लियस इज ऑलवेज 1:1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम कोई नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप जितने भी मैंने फार्मूला सीट लिखाए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। और अगर कोई ऐसे बचे हुए चैप्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मैग्नेटिज्म इन मैटर इन अर्थ, इसको अगर होगा, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे कभी न्यूमेरिकल देखे भी नहीं गए हैं, बट अगर ऐसा कभी होगा तो उसको मैं एक पार्ट 3 में एक 5 या 10 मिनट की वीडियो लाके उसमें इंक्लूड करूँगा। उसको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ मैंने वही फार्मूले इंक्लूड किए
जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जो नहीं आते हैं फालतू के फॉर्मूले लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा उनको पार्ट 3 में डाल दूंगा, क्योंकि आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो बता ही सकते थे, डिस्प्लेसमेंट करंट का। हाँ, मैं बता सकता था, बट फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट को हर एक वेवलेंथ के साथ कनेक्ट करना पड़ता, हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता, यानी कि मुझे आपको पूरा चार्ट भी बताना पड़ता। मैं सिर्फ एक पॉइंट बता के कैसे उस चैप्टर को स्किप मार सकता था, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीधा एक वन शॉट वीडियो ही लाया जाए, जिसमें कि आधे घंटे में कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे जो चार्ट होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, आप उसको भी याद कर लें। ठीक है, तो चलिए वो तो अगले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले थे फिजिक्स में, वो सबके सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।